हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू के.एस. आरतानी एजुकेशन। हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का इकोनॉमिक्स गुजरात बोर्ड का डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर एक न्यू चैप्टर इस साल ऐड हुआ है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12, नेचुरल एग्रो फॉरेस्ट्री एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। Some of the students have only sent me this PDF file and they have requested me to upload a video lecture for this. So I am doing this as per your request। और इस हफ्ते में आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी शुरू हो रहे हैं, तो आई थॉट इट माइट बी यूज़फुल। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है, आपको यूज़फुल लग रहा है, आप समझ रहे हैं कि मेरे एफ़र्ट्स भी कुछ मायने रखते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हों, आप कमेंट सेक्शन में आकर के मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करें इस चैप्टर की। तो सबसे पहली बात, इस चैप्टर का नाम है नेचुरल एग्रो फॉरेस्ट्री एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। नेचुरल एग्रो फॉरेस्ट्री का मीनिंग क्या होता है कि आप जो भी उगा रहे हैं, क्रॉप्स हैं, आपके खेती बाड़ी है, जो वेजीज हैं, उन सब आपके जो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, इन सब में जो पेड़ पौधे उगते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। और पौधों को कैसे बीमारियों से बचाया जाए, कीड़ों से बचाया जाए, इसके जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स थे उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। शुरुआत करें इसकी। तो इंट्रोडक्शन में वो हमसे कह रहे हैं कि जो हमारा फार्मर है वही हमारा फादर है और हमारा वर्ल्ड का नर्चरर भी है। फादर का मतलब होता है कि वो हमारे पिता हैं, प्लस नर्चरर है यानी वो हमारे इस पूरे विश्व को पोषण देते हैं, खाना देते हैं। एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी है जो ऐसे समय से चलती आ रही है जिस समय को हम याद भी नहीं कर सकते। और जब से हमारा पेट है तब से उसको खाना चाहिए, और खाना चाहिए तो कहाँ से खाना आएगा? पेड़ पौधों में से, जो खेत खलियान है वहाँ से आएगा। उन सबको कौन चलाता है? हमारा फार्मर चलाता है। और इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बेस है। आपको पता होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंडस्ट्रीज़ जो आती हैं वो 3 टाइप की आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी को ही हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, और प्राइमरी से जुड़ा हुआ है सेकेंडरी, सेकेंडरी और सेकेंडरी से जुड़ा हुआ है टर्शरी। तो अगर प्राइमरी ही नहीं होगा, अगर एग्रीकल्चर ही नहीं होगा, तो हमारे दोनों इंडस्ट्रीज़ बाकी की भी नहीं चल पाएंगी और कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं हो पाएगी। एग्रीकल्चर में से जो इनकम आती है वो पूरी फैमिली की और सोसाइटी की नीड्स को फुलफ़िल करती है। हमारी जो ज़रूरतें होती हैं उन सबको वो पूरा करते हैं। एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट सोर्स है अपने डेली एक्सपेंसेस, फैमिली इनकम और पैसे कमाने के लिए। एनिमल हस्बेंड्री भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है जानवरों को पालना, जो पालतू जानवर होते हैं जैसे गाय, भैंस और मुर्गियाँ लोग पालते हैं। ये सब वो अपने ही फ़ायदे के लिए पालते हैं, नॉट फॉर एनी अदर रीज़न। कई लोग गोट पालते हैं, बकरियाँ। एग्रीकल्चरल जो क्रॉप्स हैं वो हार्वेस्ट होते हैं अलग-अलग सीज़न के हिसाब से। अलग सीज़न में अलग क्रॉप उगता है। कई सारे नेचुरल मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, डिसीज़ेज़ कंट्रोल कर सकते हैं जो इन पौधों में होते हैं। और जो पेस्ट इन्फेक्शन है, जो एनवायरनमेंट में बदलाव होने के कारण जो इन्फेक्शन आता है पौधों में, उसको भी हम रोक सकते हैं। कई बार होता है ना कि जैसे गर्मियों में बारिश आ जाती है, सर्दियों में बारिश आ जाती है, सर्दी में गर्मी आती है, तो ये जो बदलाव आते हैं, ये सारे बदलाव अपने क्रॉप्स को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। और इस नुकसान से आप उनको कैसे बचाएं, इसके पुराने मेथड्स हम देखेंगे। नेचुरल एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल को अडॉप्ट करके आप ऐसे डेडली डिसीजेस को भी आज के समय में भी उनको बचा सकते हो, क्रॉप्स को। और ये ऐसे भी डिसीजेस होते थे जो इनक्योरेबल होते थे या हैं, बट स्टिल उनसे भी बचा जा सकता है जो पुरानी तकनीक है उससे। नेचुरल एग्रो फॉरेस्ट प्योरली डिज़ाइन हुआ है नेचुरल प्रिंसिपल्स पे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कुदरत को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें देखी गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ह्यूमन हेल्थ जो है इससे इम्प्रूव करेगी, वो केमिकल फ्री बनेगी और अच्छे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हमको खाने को मिलेंगे। आपको पता होगा कई लोग ऐसे बोलते बोलते चले जाते हैं, हालांकि ये बात सच्ची भी होती है कि आजकल आम जो है, कच्चे आम को
दवाई से या इंजेक्शन लगा करके उसको पकाया जाता है। वो एक हर्बीवोर है। आपको पता होगा 3 कैटेगरीज़ होती हैं, एक होता है हर्बीवोर यानी कि हम, एक होता है कार्निवोर और एक होता है ओमनिवोर। हर्बीवोर वो होता है जो सिर्फ़ प्लांट से बनी हुई चीज़ें खाता है, दूध भी नहीं पीता गाय माता का। कार्निवोर सिर्फ़ और सिर्फ़ जानवरों को खाएगा और ओमनिवोर दोनों को खाएगा। तो अगर आप दोनों खाते हैं तो आप ओमनिवोर हैं। इंसान हमेशा से फिट और हेल्दी रहने की कोशिश में रहता है। वो हमेशा उसमें फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीफी वेजिटेबल्स, दूसरे वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, ट्यूबर्स, ट्यूबर्स का मतलब होता है वो चीज़ जो हमारे पेट के लिए अच्छी होती है। इन सब चीज़ों को उन्होंने अपनी डाइट में ऐड करा है ताकि उसकी ज़िंदगी हेल्दी हो सके, बेहतर हो सके। ये सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ये कहाँ उगेंगे? एक खेत में उगेंगे, फील्ड में उगेंगे। आज के समय में नेचुरल एग्रो फॉरेस्ट्री बड़ा ज़रूरी हो गया है, इम्परेटिव हो गया है। पहले हमने जाना था क्लास 11th का जो लास्ट चैप्टर है, उसमें हमने सॉरी उसमें हमने नेचुरल फार्मिंग के डायमेंशंस को पढ़ा है। अगर कोई एग्रो फॉरेस्ट सिम्बायोसिस के प्रिंसिपल्स को अपनाता है यानी कि बायोडाइवर्सिटी, तो फार्मर, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ उस चैप्टर में से, अगर आप चाहें तो जाके देखिएगा अभी। पर यहाँ पर सिम्बायोसिस का मीनिंग क्या होता है? एक खेत में एक समय पर एक ही क्रॉप नहीं उगाना चाहिए, बेटर आप 2 क्रॉप्स एक साथ उगाइए। तो एक क्रॉप जो है वो धरती से भले थोड़ा पोषण लेगा, तो दूसरा क्रॉप थोड़ा पोषण देता है। ये सिम्बायोसिस है। ये हमने उस चैप्टर में बड़ी डिटेल में समझाया है। तो इससे होता ये है कि फार्मर जो है वो बड़ा अच्छे पैसे कमाएगा, फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली वायबल हो जाएगा। प्लस उसकी फार्मिंग की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और इनकम बढ़ जाएगी। और इससे रियल सेंस में फार्मर सेल्फ सफिशिएंट और प्रॉस्परस बन जाएगा। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब है आत्मनिर्भर, खुद से सब कुछ कर पाएगा। सेल्फ डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। सेल्फ सफिशिएंट यानी उसको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ पाएगी। और प्रॉस्परस यानी उसमें एक वृद्धि होगी, बरकत होगी उसके बिजनेस में, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, ट्यूबर्स, वेजिटेबल्स, ये सब हम हमारी जोग्राफिकल एरिया में उगाते हैं। इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता पौधों के बीच में, बल्कि अच्छा, कंपटीशन का मीनिंग क्या होता है पता है? एक दूसरे के लिए लड़ना कि तू पहले उगेगा कि मैं पहले उगूंगा। यहाँ पर वो कंपटीशन नहीं होता। रैदर ये एक दूसरे की मदद करके उगते हैं। कई सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो पद्मश्री सुभाष पालेकर जी ने प्रेजेंट करे हैं। उनमें से एक है एग्रो फॉरेस्ट, जो कम खर्चे में होता है और इससे इनकम भी ज़्यादा आती है। ये जो मॉडल है एग्रो फॉरेस्ट का वो यहाँ पर दिया हुआ है नीचे। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये 32 फुट कल्टीवेशन है इन बोथ द साइड्स। लंबाई भी देख लें और ब्रेथ भी देख लें। ये फिगर सिर्फ आपके समझने के लिए बनाया है। इसके हिसाब से एग्रो फॉरेस्ट जो है 1 एकड़ यानी कि 40 गंठ में बनाया जा सकता है। उसमें अलग-अलग क्रॉप्स हम उगा सकते हैं और ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, इस सिंबल का मतलब है कोकोनट प्लस ब्लैक पेपर, जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कहीं-कहीं पर ये सिंबल्स हैं। प्लस स्टार का फिर जो है वो है हमिंग बर्ड ट्री यानी कि अगस्त्य, और पीपल बीटल यानी कि नागारवेल, लॉन्ग पेपर यानी पान पिपरी और ग्रेप्स। ये सबको एक साथ उगाना है। स्टार का मतलब ये होता है आपके, है ना? आप देख पाएंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं ये यहाँ पर स्टार है आपका। और फिर आता है ग्रेप्स यानी कि 18/9 के उसमें आप ग्रेप्स उगा सकते हैं। और वेरियस फ्रूट ट्री जो है 160 जो है प्लांट्स, आप कई सारे प्लांट्स आप उगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोकोनट प्लस ब्लैक पेपर के 80 पौधे, हमिंग बर्ड, पेपर बीटल हम अपनी भाषा में इसको पान का पत्ता बोल सकते हैं। लॉन्ग पेपर, ग्रेप्स, इनके भी 80 पौधे, ग्रेप्स के 320 पौधे और कई सारे फ्रूट के ट्रीज जो हैं 160 हम उगा सकते हैं। मैंगो 12 फ्रूट के लिए, 12 पिकल के लिए, गुआवा 12, पोमग्रेनेट 12, एप्पल 12, ये सब की आपको मात्रा बताई गई है। ऑरेंज, स्वीट लेमन, मौसम्बी जिसको हम बोलते हैं, फिग, कैश्यू, फिग का मेरे ख्याल से मतलब होता है अंजीर, कैश्यू, आमंड, जुजुबी यानी कि बोर, ब्लैक करंट, इंडियन ब्लैकबेरी, रामफल यानी कि कस्टर्ड एप्पल जो है नटल्ड, वो लेमन, टेंजरीन जिसको हम हमारी भाषा में
खट्टी सी होती है गिदामड़ी, उसको बोलते हैं। जैक फ्रूट, टमरिन, चीकू, लीची, इंडियन गूसबेरी, ये सब आप उगा सकते हैं। इसके अलावा देसी लोकल बनाना, देसी लोकल पपैया, शुगर केन, ड्रम स्टिक, ग्रीन फ्लैट बीन्स, पिजन पी, कैप्सिकम, कलर्ड चिल्ली, पेपर यानी कि पाउडर्ड पेपर, फ्रूट वेजिटेबल, ब्रिंजल, टोमेटोज, क्लस्टर बीन, ओकरा यानी भिंडी, कैबेज, पापड़ी, कॉलीफ्लावर, फिर आता है पोटैटो, फ्रेंच बीन्स, ये सारी सब्जियां। इस सिंबल का मीनिंग है टर्मरिक, जिंजर और पीनट्स। और ये लास्ट जो सिंबल है उसका मतलब है ग्रीन वेजिटेबल्स फॉर सलाद, जैसे कि रेडिश, कैरेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, मिलेट्स जो है वो नैरो चैनल्स में उगाई जा सकती हैं। खरीफ वो उगती है मॉनसून में, जैसे ये सारे उनके नाम दिए हुए हैं। और वारी यानी कि बाजरी, ज्वार और राजगिरा, राजगिरा का आटा जो है वो यूज होता है व्रत में, खास करके एकादशी पे। राबी यानी विंटर सीजन वाले आएंगे वीट, और समर में आएगा मेज यानी कि मकाई। अच्छा, इन सब को करने के लिए कुछ नोट्स दिए हैं। सारे मिलेट्स को उगाते टाइम कुछ चिकपी, मूंग, उड़द ये सब मिक्स कर देते हैं उसमें कुछ सीड्स ग्राम, फेनुग्रीक, कोरिएंडर के भी मिक्स कर देते हैं वीट के साथ, या चिकपी के मिक्स कर देंगे। कुछ लॉन्ग बीन सीड्स जो है वो मिक्स कर देंगे मेज के साथ जब प्लांट करेंगे तब। कहने का मतलब ये कि जब खरीफ के टाइम पर आप चिकपी और मूंग और उड़द को मिक्स करेंगे, जब राबी विंटर आएगा तब आप फेनुग्रीक यानी मेथी दाना, कोरिएंडर यानी कि जो हम बोलते हैं उसको ग्रीन कलर, क्या बोलते हैं, रोज हम लेते हैं फ्री में सब्जियों में, धनिया और ग्राम, इन सबको मिक्स कर सकते हैं। और लास्ट में जो समर सीजन आता है मेज के साथ, आप लॉन्ग बीन सीड्स को मिक्स कर सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री के एडवांटेजेस देखिए। अब अगर आप कई सारे सॉरी कई सारे क्रॉप्स की वैरायटी आप लगाते हैं तो क्लाइमेट चेंज के बाद जो रिस्क आता है वो रिस्क यहाँ कम हो जाएगा। कुछ क्रॉप्स जो हैं वो बच जाएंगे और कुछ जो है वो खराब हो जाएंगे, तो कुछ तो बचेंगे ही, कुछ तो फ्लरिश कर ही जाएंगे, वो तो आपका फायदा है ही है। क्रॉप डाइवर्सिटी से डिसीज, पेस्ट और इंसेक्ट अटैक नहीं होता है, यानी कि आपके यहाँ पर कीड़े मकोड़े, बीमारियां उन पौधों में कम दिखाई देती है। जो इंसेक्ट, रेप्टाइल और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो यहाँ पर रहते हैं वो इकोसिस्टम अपना बनाएंगे और इससे आपका हेल्दी एनवायरनमेंट हो जाएगा। इनकम होती चली जाएगी लंबे समय के लिए। फार्मर्स जो है हर साल सोइंग से बच जाएंगे, उनको हर साल कुछ ना कुछ डालना ही पड़ता है ना, उससे वो बच जाएंगे। और क्योंकि बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, मार्केट है और रिसेशन नहीं आएगा। आप एक नहीं तो दूसरी चीज बेचते चले जाइए तो रिसेशन आएगा कहाँ? रिसेशन का मतलब होता है एकदम बंद हो जाना धंधा। सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, सॉइल के अंदर की ताकत बढ़ जाएगी, नेचुरल कवर जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। नेचुरल फार्मिंग के अंदर कई सारे डिसीजेस या इंसेक्ट्स का अटैक काफ़ी कम हो जाता है, इनके चांसेस कम हो जाते हैं। और क्योंकि सॉइल खुद ब खुद फर्टाइल और क्लीन हो जाता है तो आपका इकोसिस्टम भी स्ट्रांग हो जाता है। सारी बीमारियों से गुजरना पड़ता है अपने लाइफ टाइम के दौरान, जिनको कंट्रोल करने के लिए, जिन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हमें वक्त वक्त पर कई ऐसी मेजर्स, कई ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं ताकि वो डिसीजेस, वो कीड़े मकोड़े ना आए। तो क्रॉप प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? हमें क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना है, उन्हें बचा के रखना है पेस्ट और डिसीजेस से, यानी कीड़े मकोड़ों से और बीमारियों से। तो पहला पहला तरीका जो है वो है नेचुरल पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड का मतलब होता है जो कीड़ों से, बीमारियों से पौधों को बचाए। तो नेचुरल पेस्टिसाइड्स, नेचुरल फार्मिंग के अंदर सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, और अगर सॉइल फर्टिलिटी अच्छी खासी है तो आपके क्रॉप्स में इम्यूनिटी होगी और वो खुद ही अपनी बीमारियों से लड़ पाएंगे। हालांकि कई सारे प्लांट डिसीजेस जो हैं वो हम कई सारे पेस्टिसाइड्स को यूज करके कर सकते हैं, उन पौधों को बचा सकते हैं। पहला है नीम अस्त्र। नीम अस्त्र को बनाने के लिए 200 लीटर पानी के अंदर
10 लीटर्स काउ यूरिन, गाय गौमूत्र इसको हम बोलते हैं। 2 किलो काउ डंग, गाय का जो गोबर होता है वो। 10 किलो नीम के पत्ते, जो हम डांडियों के साथ 20 से पत्ते और डांडियां दोनों, या तो फिर 20 से 30 किलो क्रश्ड नीम सीड्स, नीम के जो बीज होते हैं वो क्रश किए हुए। इस पूरे मिक्सचर को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर सन या उसकी गर्मी नहीं आती हो, और उसको एक दिन में 2 बार गोल गोल क्लॉकवाइज हिलाना है। 48 घंटे बाद आपको इसको फिल्टर करना है, एक कपड़े से कपड़ा रखना है और इस पूरे को छान देना है और उसको स्टोर करके रखना है। इसको आप 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन आपको इसको एटमॉस्फेयर से बचा के रखना पड़ेगा, यानी सनलाइट से और बारिश से बचा के रखना पड़ेगा। अब अनडाइल्यूटेड नीम अस्त्र, यानी कि इसको किसी में मिलाना नहीं है। 200 लीटर इस नीम अस्त्र को आप 1 एकड़ में यूज कर सकते हैं। इसके अंदर नीम बिन, नीम बेसिडाइन, असाडिरास्टिन, ये सारी चीजें आ चुकी हैं, एल्कालॉइड्स जिसको हम बोलते हैं। इससे सकिंग पेस्ट जो हैं, जो उस पे चिपक जाते हैं और पूरा का पूरा उसको चूसते रहते हैं, और साथ साथ में जो कैटरपिलर्स जो छोटे छोटे लंबे से उस पे चिपक जाते हैं, उससे भी ये कंट्रोल करता है। अर्दन पॉट, सीमेंट टैंक, प्लास्टिक ड्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको स्टोर करने के लिए। ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट। फिर आता है अग्नि अस्त्र। अग्नि अस्त्र का मेथड जो है, अच्छा आप एक चीज देखोगे तो कुछ चीजें सिमिलर भी मिलेंगी आपको। 20 लीटर्स गौमूत्र चाहिए, 2 किलो नीम के पत्तों का पेस्ट चाहिए, या और क्रश्ड ड्राइड नीम सीड्स चाहिए उतने ही, यानी नीम के सूखे हुए बीज, उनको क्रश करना है मिक्सर में जैसे हम करते हैं। 500 ग्राम टोबैको का पाउडर, 500 ग्राम जिंजर का पेस्ट यानी कि आदू, 500 ग्राम ग्रीन चिल्ली पेस्ट और 250 ग्राम लोकल गार्लिक पेस्ट यानी कि जिसको हम लोग लहसुन बोलते हैं। सबको एक पैन में मिक्स करिए और स्टर करिए, यानी गोल गोल घुमाइए। पैन को कवर करके रखना है और 1 या 2 उबाल आने तक इसको कंटिन्यूअसली बॉईल करना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपको इसको कपड़े से छान लेना है, और इसको भी आप एक दवाई की तरह यूज कर सकते हो 3 महीनों तक। इसके अंदर इसको यूज करने के लिए 200 लीटर पानी में 6 से 8 लीटर अग्नि अस्त्र मिलाया जाता है। इसको क्रॉप्स पे डालने से आपके यहाँ कीड़े मकोड़े, कैटरपिलर्स, कई सारे इंसेक्ट्स, फंगाई, टर्माइट्स सब जो है वो निकल जाएंगे। फिर आता है ब्रह्मास्त्र, जो पिक्चर भी है। 20 लीटर काऊ यूरिन के अंदर हमें 2 किलो नीम लीव्स का पेस्ट डालना है, 2 किलो करौंजी, करंज है बसर, जो ओनियन के जो सीड्स होते हैं उसके लीव्स, ओनियन के जो पेड़ होंगे उसके लीव्स के पेस्ट को डालना है, 2 किलो डीवेल यानी कि कैस्टर ऑयल डालना है, उसका उसके ऑयल नहीं सॉरी उसके पत्तों का पेस्ट डालना है, 2 किलो कस्टर्ड एप्पल का पत्तों का पेस्ट जाना है, 2 किलो दतुरा जो शिव जी को बड़ा प्यारा है उसके पत्तों का पेस्ट जाना है, 2 किलो वुड एप्पल के पत्तों का पेस्ट जाना है। ये सारे पेस्ट को ये सारा जो पेस्ट है, कोई भी 5 वेजिटेबल लीव्स आपको लेने हैं और इसको एक पैन में कवर करके एक बॉईल यानी एक उबाल आने तक आपको इसको कवर करके उबालना है। उसके बाद उसको ठंडा करिए, उसको एक शेड में रखिए और इस मिक्सचर को एक बार सुबह में एक बार रात को क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाइए। 48 घंटों बाद इसको कपड़े से छान लीजिए और उसको यूज करिए। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 6 महीनों तक। इसका जो इस्तेमाल है वो देखिए, 200 लीटर पानी के अंदर ब्रह्मास्त्र का 6 से 8 लीटर डालना है और स्प्रे करना है। ये जो चिपके हुए अगेन जो पेस्ट होते हैं वो और कैटरपिलर्स जो क्रॉप में हैं उन सबको खत्म कर देगा। इसको भी आप 6 महीने तक स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है दशपार्कनी अर्क। दशपार्कनी अर्क का मेथड जो है वो देखिए क्या है इसका। अच्छा, ये जो मेथड है ये 3 दिन तक चलेगा। पहले दिन पे क्या करना है, 170 लीटर पानी के अंदर 20 लीटर काऊ यूरिन, 2 किलो गाय का गोबर और एक स्टिक के साथ और डाल देना है, और इसको एक सैक से कवर करके, सैक यानी कि जो पहले के ज़माने में अनाज आता था ना, जिसको हम बोरियां बोलते थे, उसमें,
और इसको ठंडी जगह पर शेड में 2 घंटों के लिए छोड़ दीजिए। फिर इसके अंदर 500 ग्राम टर्मरिक यानी कि हल्दी का पाउडर, 500 ग्राम जिंजर पेस्ट और 10 ग्राम हींग, जिसको हम लोग यहाँ पर एसाफोएटिडा बोलते हैं, इस पूरे मिश्रण में डाल दीजिए। इसको फिर से मिलाइए और फिर से पूरी रात भर ढक के उस जो भी आपका सैक है यानी कि जो अनाज की बोरी है उससे ढक के रख दीजिए। सुबह में इसके अंदर हॉट चिली पेस्ट 1 से 2 किलो डालिए, 500 ग्राम गार्लिक पेस्ट डालिए यानी कि लहसुन का पेस्ट। आप सोचिए वो कीड़े मकोड़ों का होगा क्या। 1 केजी टोबैको पाउडर डालिए और इसको जो स्टिक आपने डाली थी उससे उसको गोल गोल घुमाइए। इस मिक्सचर को फिर से सन से दूर ठंडी जगह पर रख दीजिए। अब तीसरे दिन इस पूरे मिक्सचर में यानी कि पहली चीज़, एक नीम के पत्तों का पेस्ट, जो छोटे छोटे ट्विक्स हों उसके अंदर छोटी छोटी डंडियां हों, करंजी की लीव्स, कस्टर्ड एप्पल लीव्स, धतूरा लीव्स, कैस्टर लीव्स, वुड एप्पल लीव्स, जो ऊपर अभी अभी हमने पढ़ी उनमें से कोई भी 5 जो आपको डालनी हो। बी आता है नगोड़, तुलसी के पत्ते और उसकी तुलसी की मंजरी भी, यानी कि ये जो उसके बीज होते हैं प्लस उसके जो स्टिक्स यानी कि आप उसको डंडियां बोल सकते हैं। 5 सॉरी 5 पत्ते मैरीगोल्ड के यानी कि फूल, ब्रांच, लीफ, स्टेम, रूट, पांचों 5 चीजें। बिटर गॉड के लीव्स, अकासिया के बीन्स, ये मुझे भी नहीं पता क्या होता है, क्राउन फ्लावर यानी कि अकंदा, मैंगो लीव्स, शू फ्लावर लीव्स, गुआवा लीव्स, पपैया लीव्स, टर्मरिक लीव्स, जिंजर लीव्स, बिटर गॉड लीव्स यानी करेला, देसी राम असासिया लीव्स, जुजुबे लीव्स, कुवाड़िया लीव्स, ड्रमस्टिक यानी कि जो लंबी लंबी नहीं आती, वो पतली सी और लंबी सी आती है वो, अर्जुना लीव्स, वाउंड मिलेट यानी कि हार्डवेयर और गालो लीव्स। इन सबको इन सारी चीज़ों के 2 किलो लेना है, यानी हर पत्ते का 2 किलो लेना है। और ए और बी में जो सब्जियां बताई गई उनमें से कोई भी 5 सब्जियां लीजिए और उनका पेस्ट बनाइए और इसको मिक्सचर के अंदर डिप कर दीजिए, डाल दीजिए। अगर वो ऊपर आ जाए तो भी कोई वांदा नहीं, अगर वो फ्लोट कर जाए तो भी कोई वांदा नहीं। इसको एक दिन में 2 बार 2 से 5 मिनट के लिए हिलाते चले जाना है, घुमाना है, और ये आप 30 से 40 दिन तक करते चले जाएंगे। इसको सन से दूर रखना है। 6 से 8 लीटर दशपारनी अर्क का 200 लीटर पानी में मिलाया जाएगा। इससे सारे कैटरपिलर्स, इंसेक्ट्स, थ्रिप्स और फंगाई सब के सब मर जाएंगे। हर बार जब आप मिक्सचर को हिलाएं और फिर उसके बाद जब वो सेटल कर हो जाए, फिर उसको कपड़े से छानिए और उसके बाद यूज़ करिए। ये जो 10 पारनी अर्क है इसको आप 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। फिर आता है सोनथास्त्र। सोनथास्त्र का मेथड देखिए। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है नोट में कि इस मिक्सचर को एक मॉर्टर में ग्राइंड करें। मॉर्टर एक मशीन होती है, मैकेनिकल टूल्स का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। एक हैंकरचीफ अपने मुंह पे बांध लें जब आप इस मिक्सचर को बनाएं और इस मिक्सचर को बच्चों से दूर रखें। बात करते हैं अब सोनथास्त्र की। इसका जो मेथड है वो ये है: 200 ग्राम जिंजर पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर, 200 ग्राम फॉल्स पेपर, ब्लैक पेपर जो है उसका वार्डिंग इसको यहाँ बोला गया है, इसको आपको डालना है 2 लीटर पानी में। इसको मिक्स करना है और कवर करना है तब तक जब तक इसका साइज आधा नहीं हो, यानी 2 लीटर पानी का 1 लीटर हो जाना चाहिए। अब इसको लीजिए, उसको ठंडा होने दीजिए और इसके अंदर इसके अंदर नहीं, अलग से दूसरे बर्तन में गाय का दूध लीजिए 2 लीटर और उसको लो हीट, धीमी आंच पर उबाल आने दीजिए। जब वो उबाल आ जाए उस दूध को भी ठंडा करिए और ऊपर की जो क्रीम आती है, जो मलाई आती है, उसको निकाल दीजिए। जो फंगस है उसमें आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कैसे? 200 लीटर पानी में ये मिल्क डालिए और जो आपने जिंजर का वो बनाया वो डालिए। उसके बाद उसको स्ट्रेन करिए, पानी पूरा छानिए और फिर उसको क्रॉप के ऊपर डाल दीजिए 48 घंटों के अंदर, क्योंकि दूध वाली चीज़ है तो इट कैन नॉट स्टे फॉर लॉन्ग। फिर आता है आपका सोर बटर मिल्क सोल्यूशन। जो मेथड है इसका वो ये है: 200 लीटर पानी डालिए, उसमें 5 लीटर
3 दिन पुराना बटर मिल्क जो कि गाय के दूध से बना हुआ हो, 3 दिन पुराना होगा तो पूरा खट्टा हो गया होगा, इसीलिए उसको सोर बोला गया है। उसको डालिए और मिक्सचर बनाइए। ये जो मिक्सचर है, इससे आपका फंगस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट और पेस्ट सब कंट्रोल हो जाएगा। लास्ट जो आता है वो है सप्तधन्यंकुर अर्क, यानी कि ये फ्रूट पॉड और सीड डेवलपमेंट के लिए बढ़िया टॉनिक है। या इससे आपकी जो डेवलपमेंट होगा फ्रूट पॉड और सीड का, वो बहुत जोरदार होगा। टॉनिक हम लोग नॉर्मली लेते हैं हमारे शरीर को ताकतवर या एक तरह से बोले तो एनर्जी के लिए। जो मेथड है सप्तधन्यंकुर अर्क को बनाने का, वो ये है कि 100 ग्राम सिसमे सीड्स लेने हैं, यानी कि तिल लेने हैं, पानी के अंदर। दूसरे दिन उसको मतलब भिगो के रखना है पानी में। दूसरे दिन उसके अंदर 100 ग्राम मूंग, 100 ग्राम उड़द, 100 ग्राम लॉन्ग बीन्स, 100 ग्राम मट, 100 ग्राम चिकपी, 100 ग्राम व्हीट एक बड़े से वेसल में डालिए और उसमें भी पानी डाल दीजिए। अगले दिन ये सारे सीड्स को पानी में से निकालिए और इनको जर्मिनेशन के लिए गीले कपड़े में रख दीजिए। आपने वो स्प्राउट्स देखे होंगे, हम लोग क्या करते हैं, मूंग या चना पहले एक दिन पूरा भिगो के रखते हैं, फिर रात को उसको अगर आप गीले कपड़े में डाल देंगे तो 2 दिन के अंदर उसमें से रूट्स अपने आप निकल आते हैं। तो यहाँ पर भी यही करना है। जिस पानी में उनको आपने भिगोया था उस पानी को बचा के रखिएगा, गिराइएगा मत। अब जब स्प्राउट आ गए सीड्स के ऊपर, मान लीजिए वो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गए, तो इसका एक सीड का पूरा पेस्ट बनाना है। इसके अंदर 200 लीटर पानी का डालना है, 10 लीटर काऊ का यूरिन गौमूत्र डालना है। इस पानी को स्टर करेंगे और जिस पानी में ग्रेन्स को सोक किया गया था, भिगोया गया था, वो पानी इसमें डालेंगे और फिर इसको एक बैग के साथ कवर कर देंगे। 2 घंटे बाद आप इसको क्रॉप के ऊपर छाड़ सकते हैं। यूज कैसे करेंगे देखिए, हर महीने फ्रूटिंग के बाद जब आपके सीड्स जो हैं यूथ स्टेज पर हो, यानी कि अभी अभी आपने डाले हों, उस टाइम पर आप ये स्प्रे करेंगे। फ्लावर कल्टीवेशन में इसको बडिंग के बाद, यानी कि जब कलियां खुल जाती हैं तब स्प्रे किया जाता है। ग्रीन वेजिटेबल्स में हार्वेस्टिंग के 5 दिन पहले डाला जाता है। हार्वेस्टिंग यानी जब आप उन पौधों को निकालने वाले हों, उसके 5 दिन पहले डालिए। तो इससे आपके फ्रूट की साइज बढ़ेगी, आपका फ्रूट शाइनी बनेगा, उसके अंदर ताकत आएगी, पोषण आएगा और वही पोषण अगले बार आपके पेट में आ जाएगा। ग्रेन्स बड़े हो जाते हैं, जो स्किन की जो